हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के कॉन्सेप्ट को और ये जो कॉन्सेप्ट है द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि जो कंपनी होती है ये कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्मल वे में तो कंपनी जो होती है 5 टाइप्स में डिवाइडेड होती है और कुछ कंपनीज ऐसे होती है जो इन 5 टाइप्स में इंक्लूड नहीं होती, वो अदर कंपनीज में इंक्लूड हो जाती है। सो फर्स्ट अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में इन 5 टाइप्स के अलावा जो कंपनी छूट जाती है वो बेसिकली अदर कंपनीज में इंक्लूड होती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो कंपनी होती है इसे हम 3 तरीके में बांटते हैं। फर्स्ट होती है चार्टर्ड कंपनी, सेकंड होती है स्टैट्यूटरी कंपनीज, थर्ड होती है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। सो फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज वो होती है जो बेसिकली रॉयल चार्टर पास करके ऐसी कंपनी को बनाया जाता था। अब आप पूछेंगे सर ये रॉयल चार्टर क्या है? अगर आप पुराने ज़माने में अगर आप देखें तो उस समय इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी राजा और जो भी महारानी होते थे ये बेसिकली क्या करते थे, एक चार्टर पास करते थे। चार्टर मीन्स होता है डॉक्यूमेंट्स, वो एक डॉक्यूमेंट पास करते थे जिसको उस समय कहा जाने लगा रॉयल चार्टर। और इन रॉयल चार्टर को वो पास करके ऐसी कंपनी को बनाते थे, ऐसी कंपनी को वो फॉर्म्स करते थे। और ऐसी कंपनी में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते थे वो बेसिकली किंग और क्वीन ही बनाते थे। कुछ एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड बेसिकली ऐसी कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसी जो कंपनी है एट प्रेजेंट सिनेरियो में अभी हमें इंडिया में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट होता है स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये ऐसी कंपनी होती है जिसे बेसिकली पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, बेसिकली विधानसभा, जो स्टेट में जो विधानसभा होता है और हमारा जो पार्लियामेंट या हमारी जो संसद है बेसिकली दिल्ली में है, तो ये इन 2 एरियाज़ में ऐसी कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पास करके, एक इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास करके ऐसी कंपनी को बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और इन कंपनी में जो भी पॉलिसीज़ होती है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड नहीं होते, क्योंकि इनको अलग से ही इनके रूल्स और रेगुलेशन रिजोल्यूशन में पास करके ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। ये ऐसी कंपनी है जो बेसिकली हमें एट प्रेजेंट सिनेरियो में मैक्सिमम देखने को मिलती है। अगर हमें अभी किसी भी कंपनी को अगर बनाना है या किसी भी कंपनी को हमें फॉर्म करना है तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही ऐसी कंपनी बनेगी। सो ध्यान पे रखिए कि ऐसी कंपनी होती है जिनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। कुछ एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कंपनी या फिर इन्फोसिस, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म में देखते हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़ में बात करें तो इसमें जो कंपनी होती है बेसिकली 2 तरीके से होती है। फर्स्ट होती है कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली, सेकेंड अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। अब जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो कंपनी होती है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। सो अब हम बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर का मीन्स ये होता है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं या जो भी इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उस जितना अमाउंट, जितना शेयर उन्होंने परचेस किया है तो जितना अनपेड अमाउंट उनका ड्यू रहता है सो उनकी लायबिलिटी उतने के लिए ही सिर्फ रहती है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो मान लीजिए मैं किसी कंपनी का मेंबर बनने वाला हूँ और मैंने उस कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर को मैंने परचेस किया और एक शेयर की जो वैल्यू है सपोज वो 10 रुपीज़ पर शेयर है, बट मैंने क्या किया एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, मैंने सिर्फ 6 रुपीज़ का पेमेंट अभी किया है और जो 4 रुपीज़ का जो पेमेंट है मैंने अभी तक नहीं किया। तो ये जो 4 रुपीज़ है ये मेरा अनपेड वैल्यू होगा, तो मेरी जो लायबिलिटी होगी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए के लिए होगी, ओनली 4 रुपीज़ पर शेयर के लिए। और ऐसी जो कंपनी है ये हमें मैक्सिमम देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे नाम से ही क्लियर है,
इसमें जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट की कंपनी को गारंटी देते हैं कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा वो क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है कंपनी को पे करेंगे। बेसिकली कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी देते हैं जो उन्हें एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पे करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें दैट इज़ अ सेकेंड फॉर्म। अभी हमने देखा लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी जिसमें दो था, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड टाइप दैट इज़ अ अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज। ये ऐसे कंपनीज होती हैं जिनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिट नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि जब कंपनी जब वाइंडिंग अप में होती है तो कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें बियर करने के लिए, उन्हें पे करने के लिए इन्हें इनके जो मेंबर्स होते हैं इन्हें उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ जाता है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये प्रॉमिस करते हैं कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा जो भी अमाउंट होगा हम पे करेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो ऐसी जो कंपनी होती है ये बेसिकली नुकसान करने वाली ही कंपनी होती है। और ऐसी जो कंपनी होती है, हमें कंपनी एक्ट 2013 जब से आया है, ऐसी कंपनी जो हमें एट प्रेजेंट हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा लगाना पसंद नहीं करती। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में हम बात करें तो इसमें जो कंपनी होती है बेसिकली तीन तरीके से होती है। फर्स्ट होती है होल्डिंग कंपनी और उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज, एंड थर्ड होती है दैट इज़ एसोसिएट कंपनीज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनीज। होल्डिंग कंपनी का मीन्स ये होता है कि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के, ध्यान रखिएगा दो कंडीशन फॉलो होंगे इधर, जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 51% शेयर या फिर उससे ज़्यादा परचेस कर ले एंड उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पूरा कंट्रोल कर ले, तो ऐसी जो कंपनी कहलाएगी, ऐसी कंपनी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। और इस होल्डिंग कंपनी ने जिस कंपनी के शेयर को परचेस किया और जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे पूरा कंट्रोल कर लिया, ऐसी कंपनी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनीज। सो इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली टाटा के जितने भी कंपनीज हैं, टाटा ने मैक्सिमम बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स 51% से शेयर अपने पास रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जॉनसन्स कंपनी है, जॉनसन्स कंपनीज के भी बहुत सारे सब्सिडीज कंपनीज हैं। सो ऐसी जो कंपनी एट प्रेजेंट सिनेरियो में हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए दो कंपनी आपस में होल्डिंग सब्सिडी का जो रिलेशन है ये क्रिएट करती है। एक चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा, जो होल्डिंग कंपनी जो होगी वो बेसिकली पेरेंट्स कंपनी भी कहलाती है। अब नेक्स्ट जो होता है दैट इज एसोसिएट कंपनीज। ये जो कंपनीज होती है बेसिकली ये होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का जो फॉर्मूला या जो रूल्स होते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट होती है। जैसे अभी हमने देखा कि 51% शेयर से ज़्यादा हो तो होल्डिंग और सब्सिडरी, बट अगर 51% शेयर से अगर कम हो तो उस कंडीशन में ऐसी जो कंपनी होगी दैट इज एसोसिएट कंपनी। इट मीन्स ये है कि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 20% शेयर से ज़्यादा बट 50% शेयर से कम शेयर को परचेस कर लें, तो ऐसी कंपनी जो होती है वो उस दूसरे कंपनी की बन जाती है एसोसिएट कंपनीज। ये जो कंपनी होती है बेसिकली जिस कंपनी के 20% या 50% से शेयर उसने परचेस किया है तो वो उस कंपनी की बन जाती है एसोसिएट कंपनी। और ये जो कंपनीज है बेसिकली उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस डिसीजन में सिर्फ क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, और इसके अलावा एक सिग्निफिकेंस रोल यहाँ पर वो प्ले करेगी। सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस या सिग्निफिकेंस रोल्स का मतलब होता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इट मीन्स अगर वो उसके डिसीजन मेकिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो डेफिनेटली उसका जो भी डिसीजन होगा उस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें इन्फ्लुएंस होगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अभी हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। इसमें जो कंपनी होती है बेसिकली तीन तरीके से होती है। फर्स्ट होता है 1% कंपनी, सेकंड होता है प्राइवेट कंपनी, फोर्थ होता है पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, और ये कंपनी एक्ट 2013 में ही ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में ये कहना था कि जो 1% भी होता है जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास आइडियाज़ है, थॉट है, वो भी एक 1% कंपनी को क्रिएट कर सकता है।
सब हम देखते हैं 1% कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट देखिए कि दिस काइंड ऑफ कंपनीज हैव ओनली वन मेंबर एज देयर सोल शेयर होल्डर। इट मीन्स इसमें जो भी मेंबर्स होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सिर्फ एक ही पर्सन ही होगा और वही पर्सन उस कंपनी का शेयर होल्डर भी होगा। इट मीन्स जैसे नाम से क्लियर है 1% कंपनी, तो ये ऐसे पर्सन्स हैं जो सिर्फ एक पर्सन भी होगा तो कंपनी शुरू हो जाएगी। Such companies are generally created when there is only one founder promoters for the business। नाम से ही क्लियर है 1% कंपनी। इट मीन्स इसमें जो भी इसका फाउंडर होगा, जो भी इसका प्रमोटर होगा वो सिर्फ एक ही पर्सन ही होगा। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करता है। और अब ये ध्यान पे रखिएगा, इसमें एट द टाइम कम से कम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए। वो जो 1% है वही सिर्फ एक डायरेक्टर ही होगा। बट अगर मैक्सिमम डायरेक्टर की अगर बात करें तो ये जो 1% कंपनी है इसमें मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए 15 डायरेक्टर। और ऐसी कंपनी को अपने नाम के आगे OPC वर्ड लगाना कंपलसरी है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आप ध्यान पे रखिएगा, इनका जो बिजनेस जो होता है बेसिकली ये ज़्यादा वाइड नहीं होता, बेसिकली एक एरिया तक ही सीमित रहता है। ऐसी कंपनी जो होती है, ऐसी कंपनी आप ध्यान पे रखिएगा, ऐसी कंपनी को अपने शेयर को किसी को सेल करने या किसी को ट्रांसफ़र करने में पूरा रिस्ट्रिक्शन होता है। ऐसी कंपनी अपने शेयर को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है या किसी को सेल नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। ऐसी कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है। और एक चीज़ आप ध्यान पे रखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर इसमें इसके मेंबर कौन कौन होंगे। तो अब ये ध्यान पे रखिएगा, इसमें कुछ पर्सन्स जो होते हैं इस मेंबर में हम शामिल नहीं कर सकते। ये मेंबर्स कौन कौन से होते हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे? दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड्स प्रेजेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हु आर आल्सो मेंबर्स। अब ये आप ध्यान पे रखिएगा, इस प्राइवेट कंपनी में जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, वो कभी भी उस कंपनी के मेंबर नहीं कहलाएंगे, वो एज ए एम्प्लॉय ही काम करेंगे। चाहे उसने नौकरी छोड़ दिया हो या नौकरी नहीं छोड़ा हो, वो उस कंपनी से जुड़े हैं या उस कंपनी से वो नहीं जुड़े, बट जो भी यहाँ पर रिलेशन होगा वो एज ए एम्प्लॉय का ही होगा, मेंबर का रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, और ये इस पॉइंट का थर्ड और आखिरी है, दैट इज पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी था, इसमें जो भी बिजनेस का एरिया था बेसिकली वो लिमिटेड था, बट जो पब्लिक कंपनी है इसका जो बिजनेस का जो एरिया ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ऐसी जो कंपनीज होती है ये अपने शेयर को फ्रीली किसी को सेल कर सकते हैं, फ्रीली किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड पर्सन होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड पर्सन हो सकते हैं। ऐसी कंपनी को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कम से कम 3 डायरेक्टर्स की नीड होती है। हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होता है और जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर की नीड होता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर ये रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दैट इज, और ये हमारा 5th पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो इसमें जो कंपनी होती है बेसिकली 2 तरीके से होती है। फर्स्ट होती है गवर्नमेंट कंपनी एंड नेक्स्ट होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है ये अभी हम देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का मीन्स ये होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलकर कोई कंपनी शुरू करे या किसी कंपनी के शेयर्स को परचेस करे। बट अब ये भी ध्यान पे रखिएगा, इसमें जो शेयर्स है 51% शेयर से ज़्यादा ही होगा। इट मीन्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर किसी कंपनी के 51% शेयर को परचेस कर लिया है या किसी नई कंपनी को क्रिएट किया है, बट 51% शेयर से ज़्यादा का जो ऑक्यूपाई है वो या कंट्रोल है वो पर्टिकुलर उन्हीं के पास ही होगा। तो ऐसी जो कंपनी कहलाएगी जो किसी कंपनी के 51% शेयर्स को परचेस कर ले, ऐसी कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। और एक चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी की जो भी सब्सिडरीज कंपनी होगी वो भी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। इट मीन्स मैंने अगर किसी कंपनी के 51% शेयर से ज़्यादा परचेस किया और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ या स्टेट गवर्नमेंट हूँ या फिर हम दोनों ने, तो इस कंडीशन में ध्यान पे आप बोलेंगे सर ये तो होल्डिंग कंपनी हुआ। तो अब ये ध्यान पे रखिएगा, होल्डिंग कंपनी ज़रूर है बट ये होल्डिंग कंपनी होगा कौन? गवर्नमेंट। और जो भी उसकी सब्सिडीज होगी वो भी कौन सी कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। नॉन गवर्नमेंट कंपनी नाम से क्लियर है, ये ऐसी कंपनी होती है जो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती। इट मीन्स जो भी प्राइवेट कंपनी है, जो भी पब्लिक कंपनी है, जो बेसिकली
गवर्नमेंट का जो जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जिस पे जो भी कंट्रोल नहीं, तो ऐसी कंपनी कहलाएगी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। अब ये ध्यान पे रखिएगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में जो कंपनी होती है, फर्स्ट है सेक्शन 8 की कंपनीज। अब ध्यान पे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेक्शन 8 में वो कंपनीज आती है जो बेसिकली चैरिटी, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, रिलीजन, इन सब के लिए काम करती है। जो कंपनी एक्ट है, ऐसी कंपनी को काफ़ी प्रोडक्शन और काफ़ी प्रिविलेज प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि इन कंपनी का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इन कंपनी का जो पर्पस होता है बेसिकली ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है। और ऐसी कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ अ स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज जो होती है ये जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी ही होती है। जैसे हमने देखा कि जो प्राइवेट कंपनी उनका एरिया लिमिटेड होता है, जो काम का जो एरिया होता है, तो वैसे ही स्मॉल कंपनी का जो काम का जो एरिया होता है ये भी लिमिटेड होता है। बट अब एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, जो स्मॉल कंपनीज होती है गवर्नमेंट इनको काफ़ी सारे प्रिविलेज, काफ़ी सारे सुविधाएं इनको प्रोवाइड करवाती है। अब हम देखते हैं स्मॉल कंपनी कैसे होती है और किस तरीके से ये बनती है। अगर आप देखिएगा कि ऐसी कंपनी जिसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक बार जब बिजनेस शुरू हो जाए तो उसके बाद कभी भी ये जो पेड अप कैपिटल है ये 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 50 लाख, और जब कंपनी एक बार जब रन करे, बिजनेस को रन करे, तो 5 करोड़ से ज़्यादा इनका पेड अप कैपिटल नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा एक और कंडीशन है कि ऐसी जो कंपनी है जिसका जो टर्नओवर है फर्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर मीन्स होता है सेल, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और एक बार जब कंपनी काम करना शुरू कर दे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद का टाइम, तो उस समय आप ध्यान में रखिए उनका जो सेल है 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। तो अभी हमने देखा स्मॉल कंपनी कौन सी कहलाएगी, ऐसी कंपनी जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना पेड अप कैपिटल रखे 50 लाख, और जब बिजनेस अगर रन करना शुरू कर दे तो 5 करोड़ से ज़्यादा वो नहीं रख सकती। और अभी हमने देखा एक और कंडीशन है इनका कि इनका जो सेल है, जो टर्नओवर है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 1 साल तक 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, और एक बार जब कंपनी अपना बिजनेस एक्सटेंड करती है तो 20 करोड़ से ज़्यादा का सेल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेज देती है, जैसे जनरल मीटिंग वो उनको बुलाने के लिए एग्जेम्पशन रहता है, बहुत सारे एग्जेम्पशंस इनको मिलता है। अब हम देखते हैं ये हमारा आखिरी टाइप है, दैट इज़ अ प्रोड्यूसर कंपनी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनी 2013 का एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जैसे हम 1% कंपनी को देखा तो ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इसमें जो कंपनीज होती है दैट इज़ सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ सेक्शन 581 वाली कंपनी। जैसे हमें सेक्शन 8 कंपनीज देखा जो चैरिटी के लिए काम करती है, तो वह बेसिकली ये जो कंपनीज होती है इसको सेक्शन 581 की कंपनी हम लोग कहते हैं। ये वैसी कंपनीज होती है जो बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड के लिए काम करती है, जो किसानों को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अगर आप देखें ऐसी कंपनीज जो होती है बेसिकली प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग ऑफ एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें वो काम करती है, और इन सब का जो रिलेशन होता है बेसिकली फार्मर्स और एग्रीकल्चर से ही होता है। ऐसी कंपनी हमें एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट बहुत सारी देखने को मिलती है जो बेसिकली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, फार्मर्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ऐसी कंपनी बेसिकली बनती है। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ कंपनी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।